हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 12 मार्च। द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग दो ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा आपका वन नेशन वन इलेक्शन। हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी द्वारा कुछ पॉइंट रेज किया गया है कि क्या क्या लूप होल्स है इस बिल में। देन दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट से लेके, और इसमें जो रोल है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, और उससे रिलेटेड अभी एक ड्राफ्ट आया है। ठीक है, ड्राफ्ट आया है 2025। उसको डिटेल मैनर में हम लोग समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल है ये एक, इंडियन यूनिवर्सिटी एंड द सर्च फॉर अ वाइस चांसलर। ये वाइस चांसलर से रिलेटेड बात कर रहा है, यूजीसी का रोल यहाँ पे क्या है उससे रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, तो उसको समझेंगे। आप जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इसे कनेक्ट कर सकते हो। मोर स्पेसिफिक जानना है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बता रहा है, फेडरलिज्म। प्रीलिम्स में क्या पूछ लेगा, गवर्नर का रोल क्या है, वाइस चांसलर क्या होता है, कैसे अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट का रोल क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जिसे विजिटर भी बोलते हैं हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रोल्स क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे है और स्टेट यूनिवर्सिटी से कैसे डिफरेंट है ये। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी से कैसा डिफरेंस है। तो ये बेसिक चीज़ें आज इस एडिटोरियल में समझेंगे। मेंस में क्या पूछ लेता है कि अभी आज के डेट में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो वाइस चांसलर है उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स अराइज कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स क्या है आज के एडिटोरियल में बात की गई है। वे फॉरवर्ड की भी बात करेंगे हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। जो ये कहानी है ये स्टार्ट होती है आपकी 1857 से। इस समय क्या होता है, तीन मेजर यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। ये तीन यूनिवर्सिटी बनती है इस समय। अब इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना ही आदमी बैठाएगा, तो उसने गवर्नर को बैठा दिया, जिसको नाम दे दिया चांसलर का, कि वो पूरा कंट्रोल करे क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ानी चाहिए, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो रहे उन इन यूनिवर्सिटीज़ में, इन बच्चों के अंदर। तो हम आज़ाद हो गए। बट ये जो स्ट्रक्चर है कि चांसलर कौन होगा, गवर्नर, ये कभी चेंज नहीं हुआ। आज के डेट में काफ़ी सारे स्टेट है जिनको प्रॉब्लम है। ठीक है, कि भाई साहब स्टेट यूनिवर्सिटी है, फंडिंग हम दे रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी चांसलर बन के बैठा हुआ है। तो ये काफ़ी सारे जो स्टेट है वो सवाल उठा रहे हैं। तमिलनाडु, ज़्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज जो है, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। ठीक है, केरल ने तो क्या किया, बिल ले आए। केरल क्या करता है, बिल ले आता है कि जो ये चांसलर है, गवर्नर अभी तक बन के आ रहे हैं, इनको हटाया जाए, इनके बदले में हमारा सीएम बनेंगे क्या, चांसलर। तो ये बिल जाती है गवर्नर के पास। ठीक है, गवर्नर के पास जाती है, अगर गवर्नर साइन करेंगे तभी तो एक्ट बनेगा। बट गवर्नर बोलते हैं मैं इसको प्रेसिडेंट के नज़र में रख देता हूँ, मैं प्रेसिडेंट के पास उसको पास कर दिया। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया कि फैब के एंड में मना कर दिया इसे साइन करने से, भाई मैं नहीं साइन करने वाली इसे। ठीक है, अभी तक की कहानी ये है। तो क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आता है, ये बनता है 1956 में आपका। इसका मेजर काम क्या है, पर्पस क्या है उसको फॉर्म करने का, स्टैंडर्ड और क्वालिटी मेंटेन किया जाए किसका, एजुकेशन का। थोड़ा और बढ़ जाते हैं, प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काम करता है ये। देन टीचर और नॉन टीचिंग, टीचिंग और नॉन टीचिंग जो भी वर्क होता है वो देखता है ये। ठीक है, तो ये अभी तक का इसका मेजर काम था। इस बार क्या होता है, यूजीसी एक ड्राफ्ट लेके आता है 2025। ठीक, ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ये ड्राफ्ट आ रहा है, पहले भी कई सारे ये ऐसे लेके आया हुआ है। ठीक है, तो इस साल भी आ गया। बट इस साल ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया। इसमें नई चीज़ें ऐड की गई है इस ड्राफ्ट में। और ये ड्राफ्ट आज के डेट में आपको यूजीसी के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हो, अपने जो व्यू पॉइंट है वो रख सकते हो, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए एक वाइस चांसलर का, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस बार ये इस टॉपिक पे भी इसने इसमें डाला है। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट कैसी होगी उसके बारे में बात किया गया है कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट कैसी होगी। तो ये दो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई है।
तो राइटर बोलते हैं कि देखो, जो रिक्वायरमेंट वाली बात है कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वाइस चांसलर की, तो आज तक क्या चला आ रहा था कि कोई प्रोफेसर है, ठीक है, या फिर और कोई रिसर्चर है, 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो वाइस चांसलर बन सकता है। इस साल एक नया चीज़ ऐड कर दिया गया कि जो आदमी इंडस्ट्री में है और काफ़ी लंबा टेन्योर वहाँ पे कंप्लीट किया है, उसके पास इंडस्ट्री का नॉलेज है, काफ़ी अच्छे पोस्ट से आया है, तो वो भी वाइस चांसलर बन सकता है। तो एडिटोरियल में राइटर कहते हैं ये अच्छी बात है, क्योंकि आज के डेट में हमें सोक्रेटिस वाला बंदा नहीं चाहिए, मतलब सुकरात वाला टाइप का नहीं चाहिए कोई वाइस चांसलर। क्यों? क्योंकि सुकरात, वो जो सोक्रेटिस है, ये क्या है? डीप थिंकर है। हमें कोई डीप थिंकर या फिर जो बुक का नॉलेज वाला पर्सन है, सिर्फ बुकिश नॉलेज है, वो आदमी नहीं चाहिए। हमें वैसा भी आदमी चाहिए जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। बोलते हैं ना, आजकल हमारे जो एजुकेशन चली आ रही है वो काफ़ी पुरानी है, और इंडस्ट्री में जो लोग चाहिए और जो नॉलेज चाहिए वो टोटली डिफरेंट है। इसलिए तो आजकल आपको न्यू टर्म सुनने का आता है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्यों होता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अलग है और जो मार्केट का जो जॉब रोल है वो अलग है, तो उसे फुलफिल करने के लिए इंटर्नशिप निकाली जाती है, और वहाँ पे कम अमाउंट में बच्चे लोग काम करते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। तो इसको नेगलेक्ट किया जाए, सीधे सीधे एक ऐसा वाइस चांसलर आए जिसके पास पहले से ही नॉलेज है। तो राइटर इसके सपोर्ट में है, कई लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं, कहते हैं कि अच्छा चलो, इंडस्ट्री का आदमी आकर वाइस चांसलर बन जा रहा है। तो जो प्रोफेसर्स है वो कहते हैं, क्या एक प्रोफेसर किसी इंडस्ट्री में जा करके टॉप पोस्ट पे जा सकता है? तो ये प्रोफेसर जो भी थिंकर्स है काफ़ी सारे, वो बोल रहे हैं ये बात को। ठीक। अब दूसरा था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, क्यों अपॉइंटमेंट कैसे होगी वाइस चांसलर की। ठीक है, क्वालिफिकेशन बता दिया, अब अपॉइंटमेंट कैसी होगी। तो ये आ जाता है आपका स्टेट यूनिवर्सिटीज़, दूसरा होता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में बनेगा सर्च कम सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ये लोग क्या करेंगे? 5 लोगों का नाम भेजेंगे चांसलर के पास, ये लिस्ट जारी करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और वो भेजेंगे गवर्नर के पास, यानी कि जो चांसलर है। ठीक। वो डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एम है कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनेगी, ये लिस्ट तैयार करेगी और ये कहाँ भेजेगी? ये प्रेसिडेंट के पास भेजेगी। प्रेसिडेंट को यूनिवर्सिटी लेवल पे विजिटर बोलते हैं, ठीक है, इनके पास भेजेगी। तो यहाँ पे एक नाम भेजते हैं चांसलर अपनी तरफ से, एक नाम भेजते हैं यूजीसी अपनी तरफ से, एक नाम भेजते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इस तरीके से नेम सेंड किया जाता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहती है हमारा क्या रोल है यहाँ पे, मतलब वाइस चांसलर में सिलेक्शन में हमारा क्या रोल है। हम फंडिंग दे रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, हम उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेसिक नीड है वो फुलफिल कर रहे हैं, और हमारा रोल ही नहीं है वाइस चांसलर सिलेक्शन में। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूनिवर्सिटी एक अलग से टेरिटोरियल है, मतलब वहाँ पे वो कोई भी जो चांसलर है, वाइस चांसलर है, वो क्या कर सकता है? कर्फ्यू लगा सकता है, ये भाई साहब ये है, पुलिस को आने से मना कर सकता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई पर्सन वाइस चांसलर बन जाता है तो स्टेट का पूरा कंट्रोल हो जाएगा उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को हमेशा सपोर्ट किया कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। तो राइटर कहते हैं काम करते हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव होता है, इसके सिलेक्शन के टाइम हम स्टेट गवर्नमेंट का भी हेल्प ले लेते हैं, वो भी नाम सजेस्ट कर सकता है, बट ये देखा जाएगा कि वो अपॉइंट तो नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से या कनेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, या फिर कोई नाम आया तो दोनों डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सिलेक्ट होना चाहिए कौन नहीं। तो इस तरह के बातें आज की इस एडिटोरियल में कहा गया है। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल मेरे को लगा। आइए दूसरे टॉपिक पे देखते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी ने कुछ लूप होल्स बताया है साइमल्टेनियस पोल के बारे में, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स है
उसको यहाँ पे हाईलाइट्स किया गया है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन से आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और आपसे पूछ सकते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन, ठीक। मेंस में क्या पूछ लेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स क्या है और चैलेंजेस क्या है, ठीक। इन दो चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये बिल आता है पार्लियामेंट में, 129th बिल है ये, 129th अमेंडमेंट है। ये आज की डेट में जेपीसी के पास है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, ठीक। आज की डेट में जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई जी, ये राज्यसभा के मेंबर हैं, तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताया। पहला तो जो ये जेपीसी के पास वन नेशन वन इलेक्शन के का बिल है, इनके पास गया हुआ है, तो ये लोग डील क्या करता है बेसिकली, ये कि जो इलेक्शंस है लोकसभा का प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये दोनों को साथ में कंडक्ट कराने का डील करता है कि साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्शन एक साथ ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनको इसमें एक पावर दे दी गई है कि सपोज करो कल को इनको लगता है कोई स्टेट है वहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, बोलेंगे कि इस स्टेट का जो इलेक्शन है इसे पोस्टपोन कर दो। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो एक नोटिस जारी कर देंगे, ठीक है, कि इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, आने फर्दर डेट आपको लेटर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, लेटर वो डेट बता दिया जाएगा। तो ये जो पावर है इलेक्शन कमीशन के पास, इसमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए आ रही है कि जो ये लेटर डेट है कि बाद में डेट डिसाइड होगा या फिर कौन सा ड्यूरेशन होगा, ये नहीं बताया गया है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने बोला कि इसे हम लोग इन फ्यूचर या इस स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, बट कब, आज से 6 मंथ बाद आप बताओगे ये बात कि कब होने वाला है, या फिर 1 साल बाद, कोई टाइम ड्यूरेशन बाउंड नहीं है। तो इस पे इन्होंने पॉइंट रेज किया है। दूसरा पॉइंट, हमारे फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, इन्होंने भी कुछ पॉइंट्स अपने साइड से रेज किया, जैसे कि ये बिल जो है कल को लॉ बन जाएगा अगर ये पास हो गया, ठीक। तो ये जैसे ये आएगा पावर में या फिर इसको चैलेंज करेगा, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, इसको चैलेंज कर दिया, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाएगा अपने आप ही। रीजन क्या है, अपॉइंटेड डेट, अपॉइंटेड डेट मतलब प्रेसिडेंट आएंगे लोकसभा में, वो बोलेंगे कि ये डेट है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन अप्लाई की जाती है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, ठीक। तो कुछ स्टेट्स हो गए जिनका कुछ टेन्योर होगा, सपोज करो 2 साल बाकी है कुछ किसी स्टेट का, या फिर आप बोल सकते हो कि 30 से 40% उसका टाइम ड्यूरेशन, उसका टर्म बाकी है, इसे बोलते हैं सब्सटेंशियल टर्म, सब्सटेंशियल टर्म बाकी है उसका, टेक्निकल टर्म है, ठीक है। तो ऐसे टेक्निकल टर्म्स आप अगर यूज़ करो पेपर में, मेंस में, आंसर राइटिंग में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसका सब्सटेंशियल टर्म बाकी है, तो ये चीज़ वो अगर जाएगा कोर्ट में तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन को। क्यों, क्योंकि देखो सेंटर और स्टेट, हम लोग क्या है, फेडरलिज्म को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। ये चीज़ कैसे, यहाँ पे सेंटर अपना मनमानी कर रहा है कि भाई एक उसका 40% 30% अभी उसका टेन्योर बाकी है, ये पॉलिसी ला करके, ये लॉ ला करके आप स्टेट की पावर छीन नहीं सकते हैं। तो ये जो यूयू ललित जी है, ये पॉइंट रेज करते हैं। बेसिकली ये 2 पॉइंट इस न्यूज़ आर्टिकल में डील किया गया है।